नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ अतुल में। आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। आइए इसके बारे में देखते हैं। अर्थव्यवस्था ये अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक रूप है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि अर्थशास्त्र का एक क्या है, व्यवहारिक रूप है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। क्या है? आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। अब आर्थिक गतिविधियां में दो पॉइंट आते हैं, जिसमें कि उत्पादन हो एवं लाभ एवं हानि का प्रश्न हो। उत्पादन एवं लाभ तथा हानि का प्रश्न। इससे क्या संबंध आप समझते हैं? जैसे अगर आप अपने घर में अपने पिता के पैर दबा रहे हैं, अगर आप उसके एवज में पैसा नहीं लेते तो ये आपके लाभ हानि का प्रश्न कुछ नहीं है, आपको उसको करना है और न ही ये आपकी आर्थिक गतिविधियों में आएगा। लेकिन अगर आप उस एक बार पैर दबाने का 10 रुपए अपने पिता से लेते हैं तो ये क्या कहलाने लगेगा? हमारी एक आर्थिक गतिविधि। आप अपने छोटे भाई को कहीं घुमाने ले जाते हैं, उसके एवज में आप उससे पैसा नहीं लेते, लेकिन अगर आप उसे घुमाने के लिए आप अगर पैसे का चार्ज करने लगे 2 रुपया 5 रुपया जो भी, तो ये क्या हो जाएगा? एक तरीके से आर्थिक गतिविधि। इसका मतलब क्या है कि किसी भी गतिविधि में जब हम पैसे को ऐड कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे? इस पैसे को ऐड कर देंगे तो वो गतिविधि एक आर्थिक गतिविधि कहलाने लगेगी और जहां पैसा आएगा वहां प्रॉफिट और लॉस की बात होने लगेगी। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हम किस चीजों को पढ़ने के लिए या किसे समझने के लिए इसका हम अध्ययन करते हैं। तो सीमित संसाधनों द्वारा, सीमित संसाधन आपको पता है हमारे नेचर में संसाधन क्या है? सीमित है। तो उन सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब क्या है? एक ये असीमित आवश्यकताएं हैं। जिसके पास कपड़े पैसे कम हैं वो कुछ कम सस्ते कपड़े पहनता है। मकान आप देख ही रहे हो, 1 BHK से लेके बंगले तक आते हैं बड़े बड़े। स्वास्थ्य एवं शिक्षा, जिसके पास पैसा नहीं वो सरकारी अस्पताल में शिक्षा के लिए लोग बड़े बड़े कॉलेजों में स्कूलों में जाते हैं। तो किसकी आवश्यकता कितनी है वो उसके संसाधन पर डिपेंड करता है। तो इन्हीं संसाधनों के द्वारा, अपनी सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही एक अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो मैं देखेंगे सीमित संसाधन से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम इस अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। आपने घरों में देखा होगा कि अगर किसी घर की कमाई 10,000 रुपए महीने है तो वो कभी नहीं सोचेगा कि वो ब्रांडेड कपड़े पहने, अच्छे से बंगले में रहे, वो स्वास्थ्य के लिए किसी एक बड़े हॉस्पिटल में जाए, किसी बड़ी कॉलेज या बड़े स्कूल में अपना दाखिला कराए। तो वो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास जो संसाधन है वो इन आवश्यकताओं को पूर्त होने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए वैलिड नहीं है, पूर्ण नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अब अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, इस अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखेंगे इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर, ठीक है। दूसरा है विकास के स्तर के आधार पर और तीसरा है संबंध के आधार पर। राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर हम देखें, इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था आती है। और अगर हम बात करें विकास के स्तर के आधार पर तो इसमें अविकसित, विकासशील, इमर्जिंग और विकसित अर्थव्यवस्था आती है। संबंध के आधार पर 2 प्रकार के अर्थव्यवस्था हैं, जिसमें पहला है बंद और दूसरा है खुली। मतलब एक बंद अर्थव्यवस्था और दूसरी खुली अर्थव्यवस्था। अब चलिए हम इन सभी अर्थव्यवस्थाओं को सेपरेट, अलग अलग और एक डिटेल्ड फॉर्म में हम इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे
राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, और इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया: सामाजिक अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनमें अंतर क्या है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो इनके अंतर को भी आप समझ सकते हैं, और पॉइंट वाइज पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सी चीजें नहीं आती, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें या कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए सत्य कथन है। अब उसमें पहला ऑप्शन हमारा उत्पादन एवं वितरण राज्य व सरकार द्वारा, उत्पादन व वितरण निजी क्षेत्र द्वारा। तो अगर इस तरीके से ऑप्शन आ जाए तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 न तो 2। तो आपको अगर ये पॉइंट्स पता हैं तो आप सीधे बता सकते हो कि पॉइंट 1 सही है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण दोनों राज्य एवं सरकार द्वारा की जाती है। आइए अब इसको देखते हैं। समाजवादी मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे समाज के बारे में सोचा जाए, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस अर्थव्यवस्था को संज्ञान में लाया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आइए हम उसके पॉइंट्स को देखते हैं। उत्पादन एवं वितरण जो है वो राज्य व सरकार के द्वारा हो। इसका मतलब क्या है कि निजी क्षेत्र इसमें नहीं आएंगे, जिस वजह से इन्हें क्या होंगे, चीजें सस्ती और सही चीजें, मतलब कि ठगी वाली बातें इसमें नहीं होने पाएंगी। उत्पादन की कीमत जो है वो भी सरकार द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। अगर कोई कंपनी ए है और कोई कंपनी बी है, अगर ये किसी प्रोडक्ट को 10 रुपए में बेचती है और ये उसी प्रोडक्ट को 5 रुपए में बेचती है, अर्थात कीमत का निर्धारण इन्हीं के ऊपर है कि ये कीमत अपने अनुसार बदल सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक कीमत निर्धारित की जाएगी वो उस सरकार या राज्य के द्वारा ही निर्धारित की जाएगी, और वो सभी के लिए क्या होगी, समान होगी। किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो असमान या कम या ज्यादा नहीं होगी। जन कल्याण को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। अन्य योजनाएं, इसमें कई तरह की योजनाएं भी चलाई जाती है। जैसे हमने देखा था, जो हमारी स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें, हमारी शिक्षा के बारे में बात करें, तो सरकार ने सरकारी स्कूल खोल रखे हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भी खोल रखे हैं, जिनसे कि आपको क्या हो, कम पैसे में आपको वो सारी सुविधाएं दी जा सके। संसाधन का न्यायोचित वितरण होता है। इसमें जितने भी संसाधन होते हैं, अब इसमें कभी ये नहीं होता आप किसी भी किराने की दुकान पे जाओ। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। अगर आप किराने की दुकान पे जाते हैं, 2 आदमी वहां पहुंचे, तो किराने की दुकान का अगर आदमी ए परिचित है और बी परिचित नहीं है, तो वो ए वाले इंसान को प्रिंट रेट अगर 10 रुपए है तो वो सामान उसे 2 रुपए में दे देगा, एक व्यवहार के तौर पर। ठीक है, इसमें न्याय वाली बात नहीं आ पाएगी। लेकिन और वही सामान वो बी को कितने में देगा, 10 के 10 रुपए में ही देगा। तो इसमें जो इसने कीमत निर्धारण की, अब इसने लिया इसे 7 रुपए में है या 8 रुपए में, जितने में, तो इससे भी उसने प्रॉफिट ली, इससे भी प्रॉफिट लिया। एक और इंसान हम ले लें, कोई आदमी सी है, इसको भी इसने मानो इसको होम डिलीवरी कर दी, तो इसके लिए जो व्यवस्था होगी, इसके ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, आप देखोगे इन तीनों के लिए इस दुकानदार के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाएंगी वो क्या है, अलग अलग होंगी, न्यायोचित नहीं होंगी। लेकिन अगर आप किसी सरकारी गल्ले की दुकान पे जाते हो तो आप कोई भी हो, आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और बराबर बराबर हिस्से में सभी को अनाज दिए जाते हैं। तो ये हुआ
एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं जो कि हमें जाननी चाहिए। अब देखते हैं पूंजीवादी। पूंजीवाद में यही डिफरेंस हो जाएगा आपका। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन व वितरण निजी क्षेत्रों के द्वारा हो जाता है। हमने बताया कि कोई कंपनी ए है और कोई कंपनी बी है, तो अब ये कितने में चीजों को अपने जो इनके पास प्रोडक्ट है वो उसे कितने में बेचना चाहेंगे, इसका मूल्य निर्धारित करने के लिए ये स्वतंत्र होते हैं, जिस वजह से कभी किसी को लाभ हो जाता है और कभी किसी को हानि हो जाती है। उत्पादन एवं सेवा की कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है। उत्पादन एवं सेवा की कीमत का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? बाजार के द्वारा किया जाएगा। बाजार क्या होता है? जहां मांग एवं आपूर्ति की बात होती है वो क्या कहलाता है? बाजार कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल लेंगे हम, बाजार में 4 सब्जी के ठेले लगे हैं, ठीक है। इन सभी सब्जी के ठेले पे मान लो गोभी बिक रहा है। अब क्या होगा कि मान लो कुछ समय के बाद गोभी की संख्या कम हो गई, गोभियों की संख्या यहाँ कम हो गई, ठीक है। उसके बाद इसकी संख्या कम हुई, लेकिन इसको जो खरीदने गए हैं, इनको खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई, ठीक है। गोभी की संख्या, जो प्रोडक्ट है उसकी संख्या कम हो गई और खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई। तो अब ये क्या करेगा कि जो इसकी कीमत है, अब इसकी कीमत का निर्धारण ये चारों ठेले वाले जो हैं वो मिल करके करेंगे कि अब हम इसके दाम को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि मांग जब ज्यादा हो जाती है तो कीमत जो मूल्य होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है? उन्हीं निजी कंपनियों के द्वारा ही इनका निर्धारण किया जाता है। और आर्थिक समानता नहीं होती। हमने आपको भी एक एग्जांपल दिया कि इसमें आर्थिक समानता नहीं होती। कहाँ पे? जो हमने किराने की दुकान देखी, वहाँ पे ए बी सी नाम के 3 आदमी थे। अब ए को किसी दूसरे, आपने ये व्यवहारिक है, आपने देखा होगा, ए को किसी दूसरे भाव पे, बी को किसी दूसरे भाव को, और सी को अगर होम डिलीवरी की जा रही है तो उसे कुछ विशेष सुविधा दी जाती है। तो इसमें आर्थिक समानताएं नहीं होती। इस वजह से इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे कि यहाँ जनता को प्राथमिकता दी जाती है और यहाँ पूंजी को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। यहाँ पे उत्पादन में राज्य और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका होती है, ठीक है। और कीमत का निर्धारण भी राज्य एवं निजी क्षेत्र दोनों मिल करके करते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी चलाई जाती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी चलाई जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये ज्यादातर उन्हीं देशों में किए जा सकते हैं, या फिर आप ऐसे समझो कि पूर्णतः समाजवादी अर्थव्यवस्था चलाना, पूर्णतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलाना किसी भी देश के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि सीमित संसाधन है। और अगर हम उन सीमित संसाधनों को बिना किसी लाभ के ही हम ऐसे ही जनता को उनमें वितरित करते रहेंगे तो कुछ समयांतराल के बाद वो संसाधन में क्या होने लगेगी? कमी होने लगेगी। और अगर वहीं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो अगर इन पे लगाम नहीं लगाया जाएगा, सरकार के द्वारा इनको लगाम नहीं दिया जाएगा, तो ये क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पाने की बात करेंगे, जिस वजह से ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। यहाँ जनता की बात की जाती है, यहाँ पूंजी की बात की जाती है। यहाँ सेवा और कर या जो कीमत है उसका निर्धारण सरकार एवं राज्य करते हैं। यहाँ पे कौन निर्धारण करता है? बाजार पे। और जैसी मांग होगी, जैसी आपूर्ति होगी, उसके अनुसार ही उसकी कीमत को घटाया और बढ़ाया जाता है। यहाँ संसाधन का न्यायोचित वितरण होता है। जितने लोग आए हैं सबको थोड़ा थोड़ा राशन जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जो ज्यादा पैसा देगा उसको पहले राशन मिलेगा। हो सकता है सी के आने तक, इसकी पारी आने तक उस संसाधन की कमी हो जाए या वो संसाधन खत्म हो जाए। इसलिए
मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत ने अपनाया है। आज हमने यहाँ तक देखा, कल की क्लास में फिर हम देखेंगे विकास के स्तर पर किन तरीके से इनको विभाजित किया गया और उनको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।